स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। आज का हमारा विषय है नेपोलियन बोनापार्ट एंड कॉन्टिनेंटल सिस्टम। नेपोलियन बोनापार्ट का कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था, उसके ऊपर आज हम अपने विचार शेयर करेंगे, हम बातचीत करेंगे। इस विषय को पढ़ने से पहले कि नेपोलियन बोनापार्ट का एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम हम पढ़ें, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे। नेपोलियन बोनापार्ट की जो परिचय है वो क्या है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जब अपना जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है उनका जो महाद्वीपीय व्यवस्था करते हैं, वो महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है। तो नेपोलियन को जब आप पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको इतिहास में स्थान और समय को हम देखते हैं। तो जब नेपोलियन को देखेंगे तो वो 18वीं शताब्दी का समय मिलेगा आपको। ये 18वीं शताब्दी का समय 1700 के बाद शुरू होता है और फ्रांस के अंदर ये बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। 1700 18वीं शताब्दी का जो आखिर का टाइम है वो बहुत ही परिवर्तन वाला समय है। 1776 में फ्रांस की क्रांति अमेरिका की क्रांति हो रही है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हो रही है और उस फ्रांस की क्रांति के बाद जो बदलाव होता है, जो वहां पर एक परिवर्तन की बात आई थी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो भावना थी, उस सिद्धांत ने, वो क्रांतिकारी सिद्धांत था, उसने न केवल फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप की व्यवस्था को ही बदल दिया था। जब आप इसको पढ़ेंगे कि नेपोलियन किस तरीके से सेना में आता है, सेना अध्यक्ष बनता है और उसके बाद वो फ्रांस की सत्ता ग्रहण कर लेता है। हम इस टॉपिक में ये नहीं जाएंगे कि नेपोलियन ने कैसे-कैसे, चाहे वो कुछ किसी भी पद पर रहा हो, उसने क्या-क्या किया था, वो क्योंकि अगर हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हमारी चीज यहीं पे आती है कि नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था, जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी वो क्या थी। तो इसको विद्यार्थियों जब आप जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट को, तो सबसे पहले जब हम इसको थीम के अंदर देखते हैं कि हमारा थीम क्या है, तो सबसे पहले आपको नेपोलियन को जानना होगा। हु वाज नेपोलियन? नेपोलियन बोनापार्ट 1769 टू 1821 ये इसके जीवन काल है। आल्सो नोन एज नेपोलियन वन, इनको नेपोलियन वन के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। वाज ए फ्रेंच मिलिट्री लीडर एंड एम्परर हु कंक्वर्ड मच ऑफ यूरोप इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में यानी 1800 के बाद तक, 1815 तक इसने यूरोप का लगभग लगभग बहुत बड़े भाग को जीत लिया था, या तो जीता था या दूसरे देशों को अधीनता स्वीकार करवाई थी। After seizing political power in France in 1799, he crowned himself emperor in 1804. 1804 में वो वहां का शासक बन गया था। तो यहाँ पे आप तुलना की दृष्टि से अगर देखना चाहें कि नेपोलियन ने क्या किया था, तो आप समझने की दृष्टि से भारतीय इतिहास को देख सकते हैं। भारतीय इतिहास में आप प्राचीन भारत के इतिहास में जाएंगे तो आप समुद्रगुप्त को देखेंगे। मैं यहाँ पे तुलना नहीं कर रहा हूँ, ना नेपोलियन की तुलना कर रहा हूँ, ना समुद्रगुप्त की कर रहा हूँ। केवल आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ कि जब समुद्रगुप्त ने भारत विजय आरंभ की थी, तो समुद्रगुप्त ने कुछ क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया था, अन्यथा उसने दूसरे राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी थी और फिर वो आगे बढ़ते चले गए थे। इस तरीके से उन्होंने संपूर्ण भारत को विजित कर लिया था। इसी व्यवस्था को अगर देखें तो ये नेपोलियन के ऊपर भी आती है कि जब नेपोलियन फ्रांस से चलता है तो वो पूरा का पूरा मानचित्र में आगे दिखाऊंगा आपको, या मानचित्र में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो व्यवस्था थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्यार्थियों आपके सामने आएगा कि यहाँ पे ये फ्रांस है। फ्रांस से चलता है तो ये इटली है, इटली के साथ ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के साथ ये पर्शिया है, पर्शिया के साथ नीदरलैंड वगैरह आ जाते हैं और ये रशिया आ जाता है। रशिया के बाद ये ऑटोमन एम्पायर आ जाता है। ऑटोमन एम्पायर से जब यहाँ जाएंगे आप तो यहाँ पे स्पेन आ जाएगा। तो ये सारा का सारा क्षेत्र था, या तो उसने विजिट कर लिया था या उसको संधि कर ली थी या उसको अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक क्षेत्र उससे छूटा रह गया था और वो क्षेत्र था इंग्लैंड का। इंग्लैंड को वो नहीं हरा पाया था क्योंकि फ्रांस के और इंग्लैंड के बीच में एक इंग्लिश चैनल है,
उसको वो नहीं पार कर पाया था। उसने एक बार कोशिश की थी, लेकिन उसमें उसकी हार हो गई थी। ये मानचित्र यही दर्शा रहा है कि ये फ्रांस से लेकर ये संपूर्ण यूरोप, अभी देखिए रूस तक वो आ गया था। ये वर्तमान स्थिति को दर्शा रहा है। तो इस सारे क्षेत्र के ऊपर उसका अधिकार हो गया था। ये जो मैं राउंड शेप में आपको बता रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में था। लेकिन उसके बाद ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के साथ पर्शिया मिला, या जर्मनी और रूस मिल गए, और ऑस्ट्रिया ने जब ये मिल गए थे आपस में, तो उसको हरा दिया गया था। और इसी व्यवस्था को फिर 1815 में चेंज किया गया था, जो आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे कि 1815 की वियना कांग्रेस थी। तो उस वियना कांग्रेस को देखने के समय, उस समय बताएंगे आपको क्या व्यवस्था आ जाती है। तो जब हम नेपोलियन को देखते हैं, तो ये नेपोलियन का परिचय आता है हमारे पास कि नेपोलियन कौन था, और यही नेपोलियन के विषय में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सेकंड यहाँ पे देखेंगे, फ्रॉम 1789 टू 1814, 1814 तक वो सत्ता में रहता है, युद्धों में उलझा रहा है पूरे समय। द हिस्ट्री ऑफ यूरोप वाज द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। अब देखिए कि जो यूरोप का इतिहास है वो फ्रांस का इतिहास है, और जो फ्रांस का इतिहास है वो नेपोलियन बोनापार्टे की बायोग्राफी है, एंड नेपोलियन बोनापार्ट है। तो इसका अर्थ ये है, हेज एक हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप के पेज नंबर 533 के ऊपर ये लिखा है कि 1789 जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो 1789 से लेकर 1814 तक का जो टाइम है, यानी ये 24-25 साल का जो टाइम है, इस 24-25 साल के समय में यूरोप का जो इतिहास है वो फ्रांस का इतिहास है, और जो फ्रांस का इतिहास है वो नेपोलियन बोनापार्टे की चीज आती है। और इसी चीज को आप इसके 100 साल बाद जब हम 1870 में इसको पढ़ेंगे, तो 1870 में जब इटली और जर्मनी का एकीकरण आप पढ़ेंगे और जर्मनी को पढ़ेंगे, ये चीज फ्रांस में हो रही है। जर्मनी को जब आप देखेंगे तो 1870 से लेकर 1890 तक का जो काल है, वो उस पूरे यूरोप के अंदर, मैं एक बार फिर आपको मानचित्र दिखाता हूँ, इसी यूरोप के अंदर या दूसरे मानचित्र पर क्लियर होगा आपने, ये यहाँ पर जर्मनी होता है, तो ये ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ये तीनों चारों ये मुल्क हैं। इस पूरे जो मध्य यूरोप है, इसके ऊपर बिस्मार्क की सारी राजनीति चलती है। तो वही चीजें हमें समझने की आती है कि हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं। ये नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में इतिहासकारों ने कहा है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बोलते हैं कि परहैप्स in the whole range of history, no one has aroused emotions so opposite and so intense, or within his own life, time has claimed so much of the admiration, the fear, and the hatred of mankind. H.A.L. फिशर, इन्होंने बुक है नेपोलियन, उसके प्रश्न नंबर 1 पर ये लिखा हुआ है कि कोई ही ऐसा इतिहास में व्यक्ति हुआ होगा जिसका इज्जत मान भी हुआ हो, जिसे नफरत भी हुई हो, जिसे डर भी हुआ हो, वो एक साथ एक व्यक्ति के साथ हो रहा है। तो ये नेपोलियन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ ये चीजें चल रही थी। तो हम इतिहास में जब पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हम नेपोलियन के बैकग्राउंड थोड़ी सी जाननी जरूरी है। मैं इसके बारे में आपके युद्ध वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे फिर इस मानचित्र के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि ये इंग्लैंड की लोकेशन है, और यहाँ पे फ्रांस है, इनके बीच में ये इंग्लिश चैनल है। लेकिन इस फ्रांस के साथ जो भूमिगत रास्ते मिलते हैं, वो विद्यार्थियों देखिए, ये जर्मनी मिल रहा है, जर्मनी के साथ ये फ्रांस है, इसके साथ इटली मिल रहा है, इटली के साथ ये हंगरी और ये रोमानिया, और इधर से ऑस्ट्रिया भी आ जाता है ये, और उसके बाद ये पोलैंड और ये बेलारूस वगैरह, ये बेलारूस वगैरह तो आज की यूक्रेन दिखाया है, ये रशिया है सारा का सारा। और यहाँ जब आ जाएंगे हम, तो ये तुर्की आ जाता है, तुर्की के साथ ये यूक्रेन, ये रूस का क्षेत्र है जो आ रहा है। इधर जब चलते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेन आ जाता है, स्पेन के साथ ये पुर्तगाल आ जाता है। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, जो भूमार्गों से जुड़ा हुआ है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, ये सारा का सारा क्षेत्र था जो नेपोलियन ने अपने अधिकार में ले लिया था। और 1789 से 1814 तक का ही टाइम था जिसमें उसने संपूर्ण परिवर्तन कर दिया था, लेकिन वो इस देश को नहीं जीत पाया था। और वो मानता था कि इस देश को जीतने का अर्थ क्या है। यहाँ पे जब आप इसको पढ़ेंगे, तो इंग्लैंड के विषय में आप जानेंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको कि इंग्लैंड ने अपना व्यापार किया हुआ था, अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, और वो आर्थिक रूप से संपन्न था, और इसी वजह से ये देश यहाँ पे अपने आप को मेंटेन कर पाया था। और नेपोलियन ने इसको जीतने के लिए किया था कि वो समुद्र मार्ग से इसको नहीं जीत पाया था, तो वो इसके ऊपर आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाना चाहता था। जो आप इस भूमध्य, जो ये महाद्वीपीय व्यवस्था की थी, वो महाद्वीपीय व्यवस्था यही है कि किस तरीके से वो इसको रोकना चाहता था, इसके व्यापार को, इसके उद्योग को, इसके कच्चे माल की सप्लाई को, वो चीज हम इसके अंदर देखेंगे, वो इसके व्यवस्था के अंदर जुड़ेगी।
दूसरी चीज यहाँ फिर मानचित्र में बताया है कि ये जो नेपोलियन ने कह रहा 1812 की चीज है, जब उसने जीत लिया था क्षेत्र को, वो सारा का सारा यूरोप दिखाने की कोशिश की है आपको कि 1812 में यूरोप कैसा था। पहले मैप में आपको सारा उसका आउटलाइन दिखाई है, यहाँ पे इसको इस मानचित्र के माध्यम से दिखाया है, और मैं आपको काल के अनुसार 1815 का भी फिर मैं दिखाऊंगा आपको यूरोप कैसा हो गया था जब नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे चीज आती है कॉन्टिनेंटल सिस्टम और इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ नेपोलियन। एक चीज नेपोलियन के सामने आई थी कि नेपोलियन इंग्लैंड को हराना चाहता था। इंग्लैंड उसको वो नहीं हरा पाया था। इंग्लैंड को एक बार उसने प्रयास किया था, लेकिन उस युद्ध में वो हार गया था। तो नेपोलियन के इंग्लैंड के विषय में क्या विचार थे, नेपोलियन क्या मानता था इसको, वही चीज मैंने यहाँ हाईलाइट करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है कि अप टू 1807 1807 ईस्वी तक नेपोलियन वन अबाउट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप, लगभग कंट्रीज को जीत लिया था उसने, एंड वांट्स टू विन इंग्लैंड। ही ट्राइड फॉर इट बट वाज अनसक्सेसफुल। वो असफल रहा था, वो हार गया था। तो वो हार गया था, तो उसके बाद वो इंग्लैंड के विषय में क्या अपने विचार रखता है, वो विचार हमने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है। तो वो क्या कहता है नेपोलियन, इट इज इजियर टू सेंड ट्रूप्स फ्रॉम पेरिस टू दिल्ली देन फ्रॉम बेंगलोर टू फॉक्सटाउन। वो कहता है कि जो पेरिस है, उस पेरिस से दिल्ली तक तो हम किसी भी सेना को, किसी भी टुकड़ी को भेज सकते हैं, लेकिन वहां से इंग्लैंड के बीच में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी समस्या है। वो ये बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये नेपोलियन की एक विचार थे उसके इंग्लैंड के विषय में, जो वो बता रहा था, इंग्लैंड को हराने की बात कर रहा है। तो ये उसने अपने एक विचार रखे थे कि कितना कठिन था ये। दूसरा वो कहता है कि आई विश टू कॉन्कर द सी बाय द पावर ऑफ लैंड। वो कहता है कि समुद्र, क्योंकि समुद्र के ऊपर तो अधिकार था पूरे के पूरे इंग्लैंड का, वो बहुत पावरफुल था। तो वो कहता है कि मैं इस समुद्र को, इस समुद्री रास्ते के बजाय इसको मैं जमीन के रास्ते से लड़ना चाहता हूँ, जमीन के रास्ते से इसको जीतना चाहता हूँ। और ये जॉर्ज र्यूड एक हिस्टोरियन हुए हैं, उनकी पुस्तक है रेवोल्यूशनरी यूरोप, उसके पेज 249-50 के अंदर ये बात नेपोलियन की कही गई है। तो यहाँ आपके सामने एक चीज बहुत क्लियर स्पष्ट हो रही है कि नेपोलियन का एक ही उद्देश्य था, वो इंग्लैंड को जीतना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड के साथ एक युद्ध में वो हारा था। उसके बाद वो उसको नहीं जीत पाया था। उसने कोशिश की थी, लेकिन वो समुद्र को पार नहीं कर पाया था। जैसा मैंने आपको एक मानचित्र के माध्यम से दिखाया है, ये मानचित्र में फिर दिखा रहा हूँ। ये फ्रांस है और ये पेरिस है। पेरिस से यहाँ तक वो सेना नहीं भेज सकता, और ये जो बीच का रास्ता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, इसको वो क्रॉस नहीं कर पाया था। यही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नेपोलियन के विचार आ गए थे। तो आगे हम चलते हैं कि आइडियाज बिहाइंड कॉन्टिनेंटल सिस्टम और इकोनॉमिक ब्लॉकेड। जब वो आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाना चाहता है इंग्लैंड पर, या वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम महाद्वीपीय व्यवस्था करता है, तो वो इंग्लैंड के बारे में क्या विचार रखता है। वो बोलता है कि प्रोस्पेरिटी ऑफ इंग्लैंड इज ड्यू टू इट्स ट्रेड एंड कॉमर्स। उसका जो इंग्लैंड का जो व्यापार और उद्योग है, उसके कारण उसकी प्रोस्पेरिटी है, वो कुशल है, उसके अंदर और कोई भी चीज नहीं है। तो उसका एक माध्यम था इंग्लैंड का संपन्न होने का, एक कुशल होने का। वो नेपोलियन पता लगाता है कि वो उद्योग और व्यापार है। कॉलोनियल पावर ऑफ द वर्ल्ड, जो इंग्लैंड है वो विश्व की बड़ी कॉलोनियल पावर है, एक औपनिवेशिक शक्ति है। इंग्लैंड के ही बहुत ज्यादा उपनिवेश हैं, तो इसकी पॉजिटिविटी देख रहा है। थर्ड वो कहता है इंग्लैंड इज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। वो फ्रांस को कहता है कि फ्रांस सेल्फ डिपेंडेंट है, बट इंग्लैंड सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट का अर्थ है कि अगर कुछ समय के लिए इंग्लैंड की सप्लाई को रोक दिया जाए, अगर वहां पे कच्चे माल या उनके बाजार को रोक दिया जाए, या उनके पास खाद्य व्यवस्था को रोक दिया जाए, तो इंग्लैंड के अंदर तबाही हो जाएगी, इंग्लैंड सरवाइव नहीं कर पाएगा। जबकि फ्रांस है, वो सरवाइव कर सकता है, क्योंकि फ्रांस सेल्फ डिपेंडेंट है। और चौथी बात वो करता है, ड्यू टू ट्रेड एंड कॉमर्स इंग्लैंड इज क्वीन ऑफ सी। वो कहता है कि जो सैनिक रूप से, नौसैनिक रूप से जितना मजबूत बना हुआ है, वो केवल और केवल उसके जो ट्रेड और कॉमर्स है, जो उद्योग और उसका व्यापार है, उसी की वजह से उसकी सेना भी मजबूत है। तो यहाँ वो इंग्लैंड के विषय में इतनी जानकारी एकत्र करता है, और ये अपनी विचारधारा रखते हैं, जिसको जो विद्यार्थी शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो अपना हाइपोथेसिस मानते हैं। ये वो अपना हाइपोथेसिस मानकर तब अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाता है। फिर वो कहता है कि ए चेक ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स कैन र्यून इंग्लैंड,
कि जो इंग्लैंड के अगर जो ट्रेड और कॉमर्स है, उसका व्यापार और उद्योग है, उसके कच्चे माल के जाने का रास्ता है, रॉ मटेरियल का, या वो मंडी के तौर पे, बाजार के तौर पे अपने बने हुए सामान को बेचता है, अगर उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया जाए तो इंग्लैंड तबाह हो जाएगा। इंग्लैंड को कोई रोक नहीं सकता। ये उसके विचार हैं अपने। फिर वो करता है कि बाय इकोनॉमिक ब्लॉकेड इंग्लैंड कैन नॉट हेल्प द कंट्रीज इन वार अगेंस्ट फ्रांस, कि जब उसके ऊपर अगर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया जाएगा, अगर उसके ऊपर महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत अगर उसके ऊपर आर्थिक रूप से रोक लगा दी जाएगी, तो वो इंग्लैंड फ्रांस के जो दुश्मन है, जिनके ऊपर फ्रांस अटैक कर रहा है, उन देशों की मदद नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे नेपोलियन स्टूडेंट्स दो एंगल से देख रहा है। एक वो देख रहा है कि अपने किस तरीके से इंग्लैंड को कमजोर किया जाए, और दूसरा वो देख रहा है कि इंग्लैंड को इस तरीके से कमजोर करने से वो अपना जो साम्राज्यवादी व्यवस्था है उसको बढ़ा लेगा। उसके बाद एक और वो विचार रखता है, बाय इकोनॉमिक ब्लॉकेड नेपोलियन वांट्स टू स्टॉप द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड, कि जो ये आर्थिक रूप से इंग्लैंड के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा, उससे नेपोलियन खुद भी जो यूरोप के छोटे देश हैं, जिनके साथ इंग्लैंड का व्यापार होता है और उसका एकाधिकार बना हुआ है, तो वो कह रहा है कि इससे न केवल उन उन देशों के साथ जिनके ऊपर वो उन देशों का जो आर्थिक शोषण कर रहा है इंग्लैंड, उनको शोषण से मुक्ति मिलेगी, अपितु अपितु उसको जो दूसरी जो कॉलोनीज हैं, जो उपनिवेश है, उन उपनिवेशों को भी शोषण से बचाया जाएगा। और एक उसका लक्ष्य था कि वो इन कंट्रीज के अंदर, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज हैं या इंग्लैंड की कॉलोनीज हैं, उनके अंदर जो नेपोलियन है उसकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाएगी। तो वो सारी चीजों को सोच के आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से और अपने साम्राज्य के विस्तार के रूप से सारी चीजें जोड़ करके तब वो देखने लग रहा है कि किस तरीके से वो आगे बढ़े। तो ये उनका हाइपोथेसिस था, वो इतने इंग्लैंड के बारे में सोचता है। यहाँ फिर आपके साथ एक चीज आएगी कि इसके बाद वो डिक्री रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंटल सिस्टम, वो जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है उसके तहत वो अपने अध्यादेश जारी कर देता है। अब वो अध्यादेश जारी क्या होते हैं? उन अध्यादेशों को ये कहा गया है कि बर्लिन डिक्री ऑफ 1806, बर्लिन का जो एक वो आदेश जारी करता है 1806 का, उसका वो अध्यादेश है, वो जारी करता है वो इसके खिलाफ में। तो उस अध्यादेश में वो क्या बोलता है? 1806 के अंदर वो कहता है कि बर्लिन आदेश द्वारा नेपोलियन ने समूचे ब्रिटेन के खिलाफ अवरोध तथा उसके समस्त व्यापार पर निषेध की घोषणा कर दी, रोक देता वो उसके सारे के सारे व्यापार को। उसने फ्रांस तथा उसके प्रभुत्व वाले देशों में इंग्लैंड के माल को जब्त करने का आदेश दिया। फ्रांस और उसके सहयोगी देशों के बंदरगाहों पर इंग्लैंड से जाने वाले जहाजों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। और इसी के साथ साथ इसके जवाब में इंग्लैंड ने भी एक करता है कि वो ऑर्डर्स इन काउंसिल 1807, 1807 में ऑर्डर इन काउंसिल की घोषणा कर देता है। और इसके अनुसार इंग्लैंड ने भी फ्रांस और उसके सहयोगी देशों के साथ व्यापारिक बहिष्कार की घोषणा की। साथ ही तटस्थ देशों को इंग्लैंड के साथ व्यापार की अनुमति दी और इन आदेशों को न मानने वाले जहाजों को पकड़ लेने की धमकी भी दी। इंग्लैंड का लक्ष्य तटस्थ देशों को इंग्लैंड के साथ व्यापार करने के लिए विवश करना था और यूरोप की नाकाबंदी करके वहां के देशों को फ्रांस के विरुद्ध उकसाना था। तो यहाँ पे हम ये जो बर्लिन डिक्री वो घोषणा करता है, वो आदेश जारी करता है, इसके विरोध में वो इंग्लैंड भी घोषणा कर देता है। दूसरी घोषणा जो नेपोलियन करता है वो करता है कि वर्सा आदेश देता है 1807 में। इसकी जो इस आदेश के अनुसार पर्शिया तथा हैनोवर के समुद्र तटों पर अंग्रेजी व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही आदेश का पालन न करने वाले देशों को युद्ध की धमकी दी। अब कहाँ करता है? पर्शिया और हैनोवर जो जर्मनी के साथ जुड़े हुए हैं, पर्शिया अलग से एक प्रांत है और हैनोवर है, वहां पे ये कर देता है। उसके बाद 1807 में वो मिलान का आदेश जारी करता है और इसमें वो कोई भी जहाज अपने माल की तलाशी अंग्रेजों को न दे, ये घोषणा करता है और अन्यथा उसका माल जब्त कर लिया जाएगा। अंग्रेज के विरुद्ध उनको खड़ा करता है। और बाद में फिर ये फाउंटेन ब्लू इसका फाउंटेन ब्लो आदेश जारी करता है 1810 को और इनके द्वारा जब्त माल को जलाने का आदेश दिया गया और अवैध व्यापार करने वाले को सजा देने के लिए न्यायालय की स्थापना की गई। इस प्रकार यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये नेपोलियन ने जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, जो आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाने की बात थी, उसको आगे बढ़ा रहा है वो। तो यहाँ आगे हम देखेंगे कि ये चीज आती है, ये है
एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल सिस्टम, इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को कैसे वो लगा देता है, इसको कैसे लगाया जाता है। तो महाद्वीपीय व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि इंग्लैंड के सामान के यूरोप में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाए। नेपोलियन ने लगातार अपने मित्र देशों पर इंग्लैंड के साथ व्यापार बंद करने के लिए दबाव डाला और नेपोलियन द्वारा विभिन्न देशों के महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने का विवरण इस पर जैसे डिटेल है हमारी, उसके अंदर है कि जिन देशों पर आक्रमण भी किए और इसको लागू करने के लिए संघर्ष किया। सबसे पहले वो करता है फ्रांस और उसके अधीन यूरोपीय देश जो राइन का संघ बना था। ये राइन का संघ जो जर्मनी के कुछ राज्य थे उनको मिला के राइन का संघ बनाया गया था। वारसा और वेस्टफेलिया इसमें पूरी तरह से व्यवस्था को लागू कर देता है जो उसके अधीन था। फिर तिलसिट की जो संधि होती है 1807 में रूस के साथ, तो रूस का जार भी नेपोलियन की व्यवस्था को मान लेता है और इंग्लैंड के ऊपर व्यापार संबंध तोड़ देता है, प्रतिबंध लगा देता है। फिर वो ऑस्ट्रिया और पर्शिया वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि ऑस्ट्रिया और पर्शिया पे उसका अधिकार था, उनसे भी बहिष्कार करवा देता है और ये नेपोलियन के हाथों जो पहले पराजित हो चुके थे, नेपोलियन विजित कर चुका था इन क्षेत्रों को। 1808 में वो इसी प्रकार डेनमार्क को भी और फिर स्वीडन को भी इनके खिलाफ कर देता है और 1810 में वो उत्तरी जर्मनी के ब्रेगन और हैम्बर्ग की बंदरगाह हैं उन पर अधिकार कर लेता है और जर्मनी में भी इंग्लैंड के सामान पर रोक लगा दी जाती है। और नेपोलियन ने 1810 में वहां हॉलैंड पर अधिकार कर लिया था और अपने भाई को वहां पे छोड़ दिया था। और इटली में भी इस व्यवस्था को शक्ति से लागू किया गया, नेपल्स और टस्कनी में भी इसको शामिल कर लिया गया। जो पोप का राज्य था बीच में, जिसको आप देखेंगे जो पेपल स्टेट था, पोप ने तटस्थ रहने का प्रयास किया था कि मैं दोनों तरफ ही नहीं रहूंगा, तो नेपोलियन ने 1810 में उस पोप को भी बंदी बना लिया और रोम को फ्रांस के साथ शामिल कर लिया। इस विषय को जो रोम को फ्रांस के साथ शामिल करते हैं, आप जब इटली का एकीकरण पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा कि फ्रांस का वहां पे सेना मौजूद थी जो रोम था। और पुर्तगाल के इंग्लैंड के साथ बहुत अच्छे संबंध थे क्योंकि दोनों के दोनों समुद्र के किनारे पर टिके हुए थे दोनों देश। तो नेपोलियन ने भी इस व्यवस्था को, नेपोलियन की व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था, तो उसने पुर्तगाल पर हमला कर दिया और 1807 में पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया और वहां पे भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि वो पूरे के पूरे क्षेत्र पर अधिकार करता जाता है और वहां पे इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को, महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू कर देता है। लेकिन इतना ही नहीं होता, वो इससे उसका भी नुकसान होता है। ये एक पॉइंट और था कि रूस में जो महाद्वीपीय व्यवस्था में शामिल था, बाद में वो नेपोलियन के खिलाफ हो जाता है और 1812 ईस्वी में जार ने इस व्यवस्था को लागू करने से मना कर दिया और नेपोलियन ने 5 लाख की सेना सहित रूस पर आक्रमण किया। लेकिन वहां पर उसकी सेना, वहां पे बीमारी फैल गई थी बहुत ज्यादा और सेना वहां पे नहीं टिक सकी और ये महाद्वीपीय व्यवस्था वहां से टूट गई थी। फिर हमारे पास इसी चीज से जुड़ी हुई चीजें आती हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा था। तो स्टूडेंट्स देखिए कि इसमें दोनों तीनों चीजें आती हैं। इंग्लैंड के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा था और मैं प्रभाव आगे बताऊं भी क्या क्या प्रभाव था। इंग्लैंड का जो व्यापार था वो रुका था, एक प्रभाव पड़ा लेकिन पूर्ण रूप से वो नहीं रुक पाया था। फ्रांस पर भी इसके आर्थिक प्रभाव पड़े थे क्योंकि इंग्लैंड की भी आवश्यकताएं थी और फ्रांस के अंदर भी ये चीजें नहीं हो पाई थी। इल इफेक्ट्स ऑफ द नेपोलियंस वार, जो नेपोलियन ने इस दौरान जो युद्ध किए थे और युद्ध में जिन देशों को हराया था और युद्ध किए थे, तो उससे क्या हुआ था कि इन देशों के अंदर गरीबी आ गई थी। जब उनसे व्यापार भी रुक गया, लोगों का रोजगार भी चला गया, तो उससे इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा था। और नेपोलियन की जो पॉपुलैरिटी थी, जो नेपोलियन जितना लोगों के अंदर पॉपुलर हो रहा था, वो पॉपुलैरिटी भी इन देशों में, विशेष रूप से इन देशों में जिनके साथ वो युद्ध कर रहा था, वहां पे उसकी पॉपुलैरिटी थी वो कम हुई थी। फिर आपके पास चीज आती है, यहाँ पे डिटेल देने की कोशिश की है मैंने आपको कि कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ द कॉन्टिनेंटल सिस्टम के कारण क्या क्या हुए हैं फेल्योर के। तो ये सारे कारणों के अंदर और भी चीजें जुड़ेंगी जो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक चीज बड़ी आती है, कंपल्शन ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन यूरोप। जो यूरोप के अंदर इन ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स थे उन्हीं की कंपल्शन बहुत ज्यादा थी और उसके अंदर ये चीज देने की कोशिश की है कि जो एक इतिहासकार थॉम्सन हुए हैं, उन्होंने अपनी बुक में नेपोलियन बोनापार्टे हिज राइज एंड फॉल के अंदर लिखा है कि वो 1805 के अंदर 37% था जो इंग्लैंड से फ्रांस के अंदर चीज आ रही थी, 6 में 30% था, 7 में 25% था, 8 में फिर 25.7% हो गया और 1809 में 35% हो गया और 1810 में ये चीज 42% हो जाती है।
तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स देखने की चीज है कि किस तरीके से ये चीजें जो इंग्लैंड के अंदर ही ये रुक जाता है। जो फ्रांस था, फ्रांस को ही इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन वो इसको आगे नहीं बढ़ा पाता है। इस प्रकार जब आप देखते हैं कि ये क्योंकि जो फ्रांस है, फ्रांस के अंदर ही ये चीज पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई थी, उनको भी जिन चीजों की आवश्यकता थी वो उनको जरूरी थी, तो वो इंग्लैंड से ये ले रहे थे, तो इस वजह से ये व्यवस्था असफल हुई। दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे कि नेविगेशनल सुपीरियरिटी एंड कॉलोनियल रिचनेस। जो इंग्लैंड था उसकी जो नौसैनिक शक्ति थी उसमें वो सुपीरियोरिटी थी उसकी, और वो औपनिवेशिक तौर पर भी बहुत रिच था, उसकी सबसे बड़ी ज्यादा उपनिवेश थे। और इम्प्रैक्टिबिलिटी ऑफ द स्कीम, इस योजना को जिस तरीके से नेपोलियन ने लागू किया वो व्यवहारिक रूप से सही नहीं थी, व्यवहारिक रूप से लागू करने को उसमें कमियां थी। और यूरोपियंस वार्स, जो यूरोपीय देश थे वो सारे के सारे युद्धों में उलझे रहे थे, तो एक तरफ तो युद्धों में उलझे हुए हैं और दूसरी तरफ इसके ऊपर प्रतिबंध लग रहा है, तो वो कोई प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं थी, उसको सही नहीं माना जा सकता था। और सबसे बड़ी चीज क्या हुई, डिस्कॉर्ड विद पोप। जो पोप था, पोप के साथ उसकी अनबन हो गई थी, और जब पोप ने निष्पक्ष रहने की बात कही थी तो उसने पोप के ऊपर भी हमला करके पोप की सत्ता को फ्रांस के साथ मिला लिया था। इस प्रकार धार्मिक तौर पर भी लोग उसके विरुद्ध हो गए थे, और ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था ये फेल हुआ था। तो हमारे विद्यार्थियों, ये हमारा आज का लेक्चर था, और इस लेक्चर के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपको नेपोलियन के विषय में पढ़ना बहुत जरूरी है। आपका